चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। हमने राजस्थान के परिचय में मानचित्र पर समस्त जिलों को पढ़ा, 33 जिलों को पढ़ा, बाहर की स्थिति बताई, अंदर की स्थिति बताई। कल अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति से लेके स्थिति, विस्तार, अक्षांश और देशांतर मैंने बताया आपको, और महाद्वीपीय सिद्धांत को लेते हुए अपन ने पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेटिस सागर, जहाँ से हमारा राजस्थान और राजस्थान की भौतिक प्रदेश निकल के आते हैं, वो चीज़ें हमने कल विस्तार से पढ़ी। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे काफ़ी मिल रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। सरकार कितनी भी नौकरियाँ निकाले, बच्चे हमारे भी सेलेक्ट होंगे। ये मेरा उद्देश्य है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएं, ताकि देश की गरीबी केवल नौकरी से ही दूर हो सकती है। कोई इलाज नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई ऊपर से नीचे आपको अमीर बनाने वाला नहीं है। केवल एक नौकरी है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकती है, आपके परिवार को मस्त कर सकती है। तो चलिए मित्रों, भौतिक प्रदेशों की तरफ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश समझिए आप। राजस्थान का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया है भौतिक प्रदेशों का, सर्वप्रथम वर्गीकरण वो तो किया है बीसी मिश्रा ने। कब? 1968 में। इसने 7 चरणों में किया है। हालांकि वो चरण बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं समझने के हिसाब से, उस पर भी बात करेंगे अपन। और वर्तमान जो वर्गीकरण है उस पर भी उसी के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण किया है वह किया है रामलोचन ने, रामलोचन द्वारा। उसने 2 प्रदेश, 4 भाग और 12 उपभागों में किया है। इसके बाद वर्तमान जो वर्गीकरण है, जो अभी किताबों में एनसीईआरटी में भी आता है और माध्यमिक शिक्षा में भी आता है, सभी किताबों में जो वर्गीकरण अध्यापकों के द्वारा किताबों में जो पढ़ाया जाता है और अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वह है आपका हरिमोहन सक्सेना। रामलोचन द्वारा 1971 में किया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे 1971। ये आपको थोड़ा सा रटने की तो आवश्यकता नहीं है, रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल देखना है, पढ़ना है। हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो वर्गीकरण किया है वो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है 4 भागों में। बस उसी को ही हम पढ़ेंगे। कब किया सर? 1994 में। यह है मैन। याद आपको तीनों रखने पड़ेंगे और इसी आधार पर अब हम नक्शे पर, क्योंकि जो कुछ भी अपन को पढ़ना है वो नक्शे पे पढ़ना है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर मैंने नक्शे पे ज्यादा प्रेशर इसी वजह से डाला है, आप चाहो तो इनको उतार लो। मैंने नक्शे पर इसी वजह से प्रेशर डाला है कि एक बार बच्चा नक्शे पर पढ़ना सीख जाए तो जीके तो उसका यूं मान के चलो कि 90% सोल्व हो गया। ये मैं नक्शा बनाता हूं, जैसा भी आपसे बनता है, जैसा भी मेरे से बनता है। ये देखो,
इसका वर्गीकरण करते हैं हम 4 भागों में। किसके अनुसार? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। सबसे पहले पहला क्रम तो नहीं है, ये पहला क्रम तो अपन ने पहले बता भी दिया है कि कौन सा गोंडवाना लैंड का है, कौन सा टेटिस सागर का है, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, पर पढ़ने की दृष्टि से। दूसरा, ये आपका मरुस्थल हो गया, ये आपका अरावली हो गया, ये आपका पूर्वी मैदान हो गया, और ये आपका हो गया पठार। दक्षिण का पठार कहते हैं। ये 4 भागों में अपन ने इसको बांटा है। अब सबसे पहले मरुस्थल को लेते हैं, क्रम बाद में देख लेंगे। मरुस्थल को लेते हैं। देखो, इसको कहा जाता है, सबसे पहले चलो 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। जनसंख्या इसमें निवास करती है मात्र 40%, क्योंकि मरुस्थल है। इसको महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, महान मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। जिसमें कुछ जिलों में, जैसे मान लीजिए ये है बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, टोटल रेती रेत है। ये महान मरुस्थल है टोटल। इसमें रेत के अलावा कुछ आपको धोरे, जिसको बड़े बड़े धोरे पर्वतों के जैसे धोरे, धोरे, इसको टिब्बा भी बोलते हैं, क्योंकि देखो सबकी अलग अलग भाषा होती है। मारवाड़ की जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के हिसाब से इनको धोरे बोलते हैं। मारवाड़ में इनको धोरे बोले जाते हैं। अब इस कितने भूभाग पर फैला हुआ है? लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी कि ये 12 जिले, 12 जिले और 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई 640 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर मैं वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखूं तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर यह मरुस्थल फैला हुआ है। अब यहां की क्या खासियत है? सीधी सी बात है यार, मिट्टी तो रेतीली पाई जाएगी बेटा यार, मिट्टी रेतीली, क्योंकि रेती रहती तो रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। रेतीली मिट्टी में आप जानते हो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बाजरा और मोट होगा। तो फसल के रूप में अपन इसको ले लेते हैं, बाजरा और मोट। ज्वार भी है। वनस्पति में देखा जाए तो खेजड़ी आपको पता ही है। वनस्पति में जो मेन जो वृक्ष पाया जाता है वह है खेजड़ी का वृक्ष। और एक घास पाई जाती है यहाँ पे, उस घास को बार बार पूछा जाता है इस घास के बारे में हर एग्जामों में। लगभग यहाँ से आपको पता है कि इस वाले अरावली पर्वत से ऊपर वाले क्षेत्र में कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेमण घास, सेमण घास पाई जाती है। और क्या खासियत हो सकती है यहाँ की? यहाँ की खासियत देखो आप, इतने भयंकर मरुस्थल में भी 40% जनसंख्या है। यानी कि यहाँ के लोग या फिर सरकार जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है।
बहुत सारे मरुस्थल तो विश्व में ऐसे मरुस्थल हैं जहां एक बार चला जाए तो आदमी वापस ही नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे मरुस्थल है। तो ये मैंने आपको भौतिक प्रदेशों में हमने मरुस्थल वाले प्रदेश को पढ़ा। अब लेते हैं अपन अरावली वाले को। एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लो और नोट्स कर लो। फिर डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजें भी है, मैं मानता हूं इस चीज को, पर राजस्थान के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी पर्याप्त है। और जो भी मैंने 5 टॉपिक अब तक आज तक मैं पढ़ा दूंगा, उन 5 टॉपिक के 50 ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं संडे को। वो 50 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। उन 50 क्वेश्चनों में लगभग आपके 7-8 क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा आप दे रहे हो। अब लेते हैं अपन अरावली वाला क्षेत्र। एक बार में चारों तो हो नहीं पाएंगे बेटा, चारों भौतिक प्रदेश तो हो नहीं पाएंगे। मरुस्थल अपन ने पढ़ लिया, ये आपका मरुस्थल। अपन पढ़ते हैं अरावली। अरावली, ये पूरा अरावली है, ये पूर्वी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये आपकी अरावली चालू हो जाती है यहां से आबू पर्वत, इस जगह पे माउंट आबू। ये है आपकी अरावली। किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है देखो। सबसे पहले तो ये 9% भूभाग पर फैली हुई है, राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। और जनसंख्या है यहां की 10% जनसंख्या। मेन चीज, जैसे मरुस्थल वाले की क्या थी, रेगिस्तान की क्या थी, 61.11 एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और 40% जनसंख्या। इस तरीके से ही आपको ये 9% भूभाग पर फैली हुई है और 10% यहाँ की जनसंख्या है। अरावली का जो क्षेत्र है वह है राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में ज्यादा फैला हुआ। राजसमंद के बाद में आ जाइए आप सिरोही और उदयपुर, सिरोही और उदयपुर, इन वाले जिलों में यह ज्यादा फैला हुआ है। विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन कैम्ब्रिज के। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 है, राजस्थान में 550 किलोमीटर राजस्थान में। कुल पर्वतमाला को देखा जाए तो 692 किलोमीटर है। कुल पर्वतमाला 692 किलोमीटर, और औसत अगर ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 430 किलोमीटर औसत ऊंचाई, 430। अरावली का सबसे जो ज्यादा विस्तार है वह उदयपुर में है, सबसे ज्यादा विस्तार। यहां लिख देता हूं, अरावली का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक विस्तार कहां है, अरावली में, सॉरी उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, गुरु शिखर, माउंट आबू, फिर अभी करते हैं इस पे भी बात। और सबसे कम ऊंचाई जो पड़ती है वो पड़ती है अजमेर में। नाल, नाल का मतलब जैसे मान लो दर्रे, दर्रे टाइप अगर है तो वो राजसमंद में ज्यादा है। अगर कभी पूछ ले नाल तो वो राजसमंद में है। ये चीजें आपको
अरावली पर्वत के हिसाब से याद रखनी है। अब देखो आप, मैं बताऊं आपको, मैं यहां बना देता हूं अरावली। ये तीन ही चोटियां बनाता हूं मैं आपको। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर। ये तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रत्येक बच्चों को याद भी है, रट भी रखी है लोगों ने। इसके बाद में दूसरी आती है ये वाली, मध्य वाली। मध्य वाली आती है, ये है 934 मीटर। और लास्ट में तारागढ़ आता है, ये है आपको 813 मीटर। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब इसकी जो महत्वपूर्ण, देखो सारी नदियां, सारी तो नहीं कह सकता, लगभग, क्योंकि चंबल वहां से नहीं निकलती है, तो और चंबल सबसे बड़ी नदी है। अपन नदियों, इसके बाद में अपतंत्री पढ़ेंगे तो नदियां ही पढ़ेंगे अपन। तो लगभग राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र, यानी कि लगभग राजस्थान की बनास है और भी बहुत सारी नदियां हैं, जो लगभग सारी नदियां यहां से निकलती है। और अब इसको क्रम की बात करूं मैं, इन चारों के क्रम की बात करूं, तो क्रम में आप एक बार देख लें थोड़ा सा निर्माण क्रम। निर्माण क्रम में आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अरावली आएगा बेटा एक नंबर पे। अरावली के बाद में दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मैदान आएगा, पठार आएगा, और तीसरे नंबर पे आपका आएगा मैदान, फिर आएगा मरुस्थल, मैदान, और चौथे नंबर पर मरुस्थल। ये आपका क्रम है। अगर क्रम पूछा जाए तो पूछ लेते हैं कई बार। तो इस तरीके से भौतिक प्रदेश के अपन ने दो प्रदेश पढ़े, मरुस्थल और अरावली। तीसरा और चौथा, यानी कि पूर्वी मैदान में नदियां ही नदियां हैं, और चौथे में पठार है। तो जहां नदियों वाला क्षेत्र रहता है तो जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी वहां की ज्यादा रहती है, भले ही वहां का क्षेत्रफल कम हो, लेकिन वहां की डेंसिटी, क्योंकि वहां सारी सुविधाएं मिल जाती है। जहां जल होता है तो जल तो जीवन है, औद्योगिक क्षेत्र भी वहीं मिलेंगे, फसलें भी वहीं मिलेंगी, सब कुछ वहीं मिलेगा। इस तरीके से अपन इसको डिटेल से अगले वाले चैप्टर में अपन दोनों पूर्वी मैदान और पठार, दक्षिण का पठार कराएंगे। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो लाइक और सब्सक्राइब आ रहे हैं, इसको देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और मैं अच्छा से अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम ऐसे आ रहे हैं, तो बच्चे भी लालायित हो रहे हैं कि हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बहुत कम समय में, यानी कि मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर में ये सारा वीडियो पूरा कर देता हूँ, प्रयास करता हूँ। और अच्छी सी लैंग्वेज में, अच्छी सी, आप हाड़ौती के बच्चे हो तो सीधी सी बात है कि समझ ही जाते हो। और आप मुझे इस तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद।